हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, पर्यावरण अध्ययन की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेट, सुपर टेट, इसके साथ साथ केवीएस, अन्य सभी एग्जाम में जहाँ पर भी पर्यावरण अध्ययन पूछा जाता है उसके प्रैक्टिस सेशन को। चलिए, तो जहाँ से हमने अपने सेशन को एंड किया था वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, मेधा पाटेकर का संबंध किससे है या मेधा पाटेकर किससे संबंधित है। ऑप्शन ए था अपिक्को आंदोलन, ऑप्शन बी था चिपको आंदोलन, ऑप्शन सी था शांत घाटी से या ऑप्शन डी था नर्मदा बचाओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेधा पाटेकर का संबंध किससे था? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो इसी प्रकार हम आगे के क्वेश्चंस को भी करेंगे और आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका आज स्कोर कितना रहा। तो अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण जागरूकता के दृष्टिकोण से चलाए गए प्रमुख आंदोलन हैं। ऑप्शन ए अपिक्को आंदोलन, ऑप्शन बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी शांत घाटी या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण की जागरूकता की दृष्टि से कौन कौन से आंदोलन भारत में चलाए गए हैं, जिनमें से कौन से प्रमुख हैं? तो ये तीनों ही आपके ऐसे आंदोलन हैं जो पर्यावरण जागरूकता से संबंधित हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्योटो सम्मेलन का आयोजन वर्ष है। क्योटो सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट से बताएंगे कि क्योटो जो आपका सम्मेलन हुआ था यह किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो इससे संबंधित हम जितनी भी चीज़ें होंगे उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो क्योटो सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। क्योटो सम्मेलन का जो प्रारंभ है वह ऑप्शन नंबर ए 1992 में, ऑप्शन बी 1995 में या ऑप्शन सी 1997 में या ऑप्शन डी सन 2000 में। तो क्योटो सम्मेलन का जो आयोजन था वह किया गया था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1997 में। 1997 में जापान शहर में, जापान के क्योटो नामक स्थान पर एक क्योटो सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह किस चीज़ से संबंधित था? तो ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकने के लिए क्योटो सम्मेलन आपका चलाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1997 में लाया गया था। ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? जापान में आयोजित किया गया था। यह प्रभावी रूप से लागू कब किया गया था? अगर यह पूछ लिया जाए कि क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू किया गया, तो उसमें आपका आंसर होगा कि यह लागू किया गया था, याद रखेंगे, 1 फरवरी 2005 को क्योटो प्रोटोकॉल पूरी तरीके से लागू किया गया था। शुरुआत कब की गई थी? 1997 में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। जापान में ग्रीन हाउस उत्सर्जन से संबंधित था। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं तो उन्हें भी याद रखेंगे, जैसे आपका CO2 है, इसके बाद जलवाष्प है, CH4 यानी कि मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड है और CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो इन सभी गैसों के बढ़ते उत्सर्जन को ध्यान में रखते हुए एक सम्मेलन आयोजित किया गया जापान में, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया, जो 1997 में जो है सम्मेलन किया गया और लागू किया गया 1 फरवरी 2005 से। तो ये तो पूरी बात हो गई क्योटो प्रोटोकॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व तापमान में वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का दुष्परिणाम है। विश्व के तापमान में जो वृद्धि हो रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, अभी मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं। तो आप सभी से ये अनुरोध रहेगा कि आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ग्रीन हाउस परिघटना में कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार होती हैं। तो इसका दुष्परिणाम क्या है? ऑप्शन ए है वर्षा की कमी, ऑप्शन बी है जलवायु में परिवर्तन, ऑप्शन सी है सूखा, अकाल व बाढ़ या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो जब ग्लोबल वार्मिंग की घटना होगी तो उसके क्या दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी। देखिए, जब अत्यधिक तापमान में वृद्धि होगी तो जलवायु में भी परिवर्तन होगा, वर्षा में भी कमी हो जाएगी, सूखा, अकाल और बाढ़ जैसी अत्यंत गंभीर चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्षा जल का pH मान कितना होने पर इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। जो साधारण आपकी वर्षा होती है उससे जो अम्ल वर्षा होती है उसका pH मान कितना होता है? तो जो अम्ल वर्षा होती है उसका pH मान कैसे हम जानेंगे कि यह अम्ल वर्षा है? तो ऑप्शन ए 5.6 से कम होता है, बी 7 से कम होता है, ऑप्शन सी है 0 से कम होता है या ऑप्शन डी है 10 से कम होता है, यानी 10 से कम होता है। तो जो
वर्षा जल का पीएच मान है कितना होने पर उसे अम्ल वर्षा कहेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5.6 से यदि कम है तो उसे अम्लीय कहेंगे। देखिए कोई भी चीज़ अगर 7 है तो वह कैसी है, अगर किसी भी चीज़ का जो पीएच मान है वह 7 है तो इक्वल 7 होने पर उसे कहते हैं उदासीन। क्या कहते हैं? उदासीन। यदि 7 से कम है, यदि 7 से कम है तो इसे कहेंगे अम्लीय। क्या कहेंगे? अम्लीय। और अगर 7 से अधिक है तो इसे क्या कहेंगे? क्षारीय। इसे क्या कहेंगे? क्षारीय। तो अम्लीय वर्षा कब होगी? जब 7 से कम होगा, और 7 से कम कितना ऑप्शन आपका दिया गया है? तो 5.6। इस प्रकार भी आप इसका आंसर राइट कर सकते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, अत्यंत क्षारीय जल का पीएच मान होता है। तो देखिए अभी अभी मैंने आपसे कहा कि जो टोटल 7 है वह तो उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन। और 7 से ऊपर क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। 7 से नीचे अम्लीय रहेगा। तो जो अत्यंत क्षारीय जल का पीएच मान है वह कितना होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 14। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14। 14 पीएच मान क्या होता है? अत्यंत क्षारीय जल का पीएच मान होता है। अगला देखेंगे, अत्यंत अम्लीय जल का पीएच मान कितना होता है। देखिए यहाँ पर आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे कि अम्लीय जल का पीएच मान क्या होता है, क्षारीय जल का पीएच मान क्या होता है, और अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। तो जो अत्यंत अम्लीय जल का पीएच मान होता है वह होता है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, यानी कि 0। 0 जब जल का पीएच मान होगा तो वह अत्यंत अम्लीय होगा। यदि अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है वह 5.6 के बीच में होगा, यानी 5 से लेकर के 0.6 तक। और अत्यंत क्षारीय कितना होगा? तो 14 तक आपका अत्यंत क्षारीय होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, पीएच मान पाया जाता है 0 से 14 के मध्य, 5 से 10 के मध्य, 10 से 14 के मध्य, या 3 से 10 के मध्य। तो जो पीएच मान है आपका स्केल, इसका जो किसके मध्य तक इसकी रेटिंग स्केल होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 से लेकर के 14 के मध्य। यानी कि कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा अम्लीय कितनी हो सकती है? तो 0। और अत्यधिक क्षारीय हो सकती है तो 14 तक। इसके बीच में ही सारे फॉर्मूले रहेंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न रहा है कि CFC का प्रयोग किया जाता है। CFC का मतलब है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्लोरो फ्लोरो कार्बन। तो इसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन है वातानुकूलन यंत्रों में, यानी कि वातानुकूलित जो यंत्र होते हैं उनके उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक व दवा के उद्योग में, प्रशीतक के उद्योग में, या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी में। तो CFC का जो उपयोग किया जाता है, इसके लिए जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी में। और इसके बारे में मैं कई बार अपने वीडियो में डिस्कस भी कर चुकी हूँ कि CFC कहाँ कहाँ से निकलती है। तो जितने भी आपके रेफ्रिजरेटर हैं, इसके साथ साथ आपके एसी वगैरह हैं, सेविंग क्रीम है, फोटोग्राफी मशीन है, इन सभी से कौन सी गैस निकलती है? CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसे चमत्कारी यौगिक की संज्ञा दी जाती है? ऐसा कौन सा यौगिक है जिसे चमत्कारी यौगिक के नाम से भी जाना जाता है? देखिए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इन्हें बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन ए CFC को चमत्कारी यौगिक कहते हैं, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, या ऑप्शन सी हाइड्रोजन को, या ऑप्शन डी ऑक्सीजन को। इस कौन सा तत्व है जिसे चमत्कारी यौगिक के नाम से भी जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को चमत्कारी यौगिक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, विकास द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या है, यानी कि जो भी आपका विकास हो रहा है किसी भी क्षेत्र में आप उठा ले तो उसके द्वारा जो पर्यावरण में समस्या हो रही है वह कौन सी हो रही है? ऑप्शन है ऊर्जा संकट, ऑप्शन बी है जलवायु में परिवर्तन, ऑप्शन सी है विश्व तापमान में वृद्धि, या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी परिणाम आपके पर्यावरणीय समस्या के रूप में सामने आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरणीय संरक्षण का उपाय है, यानी कि पर्यावरण को किस प्रकार संरक्षित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है प्रदूषण को नियंत्रित करके, ऑप्शन बी है वनोन्मूलन में नियंत्रण करके, ऑप्शन सी है जनसंख्या में नियंत्रण करके, या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो पर्यावरण संरक्षण में किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है? इसके लिए जो आपका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न कह रहा है ओजोन ह्रास के लिए उत्तरदायी हरित गैसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है, यानी कि जो हरित गैसों का, देखिए हरित गृह गैसों को आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका सीधा सा अर्थ यही है कि
ग्रीन हाउस गैसें। कौन सी गैसें? ग्रीन हाउस गैसें। इसे हरित गृह प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। तो उसको उत्पादित करने वाला, सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है यूएसए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूएसए। अमेरिका आपका सबसे ज़्यादा ओजोन ह्रास करने के लिए उत्सर्जित होने वाली ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 239। वैज्ञानिकों द्वारा ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में ओजोन परत में विशाल छिद्र की पुष्टि किस वर्ष की गई थी? सबसे पहले तो ये जान लेंगे कि अंटार्कटिका में एक जो आपके ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि अंटार्कटिका के ऊपर जो परत पाई जाती है ओजोन परत, उसमें छिद्र हो रहा है। यह ओजोन परत पाई किस मंडल में जाती है? तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ये पाई जाती है समताप मंडल में। किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। और ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है वह किसके द्वारा हो रहा है? तो सीएफसी, बढ़ती हुई सीएफसी की मात्रा इसके लिए जिम्मेदार है। अगर यह छिद्र नहीं होता है तो क्या लाभ है, और अगर हो जाता है तो क्या हानि है? अगर यह छिद्र हो रहा है और लगातार बढ़ रहा है, इससे क्या होगा कि सूर्य द्वारा निकलने वाली यूवी रेड, जो भी आपकी यूवी किरणें हैं यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें, ये सीधे मनुष्य की त्वचा पर पड़ती हैं, जिससे त्वचा कैंसर जैसी अन्य गंभीर बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। अगर इसको नियंत्रित नहीं किया गया तो धीरे धीरे तापमान भी बढ़ेगा और परावैंगनिक किरणों के कारण बहुत सारे हानिकारक और महामारी जैसे रोगों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इसको रोकने के लिए लगातार सीएफसी अन्य सभी गैसों पर जो है प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि इनका उत्सर्जन कम से कम मात्रा में किया जाए। तो प्रश्न आपसे ये किया गया था कि इस छिद्र का पता जब ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने लगाया था तो किस सन में यह पुष्टि की थी कि वहाँ पर छिद्र हो रहा है? ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1982 में, ऑप्शन सी 1985 में, ऑप्शन डी 1988 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1985 में ब्रिटिश वैज्ञानिकों के द्वारा अंटार्कटिका में ओजोन परत के छिद्र की पुष्टि की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। ऑप्शन ए 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ऑप्शन बी 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ऑप्शन सी 30 से 60 किलो ऊंचाई के मध्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो ओजोन गैस है वह कितनी ऊंचाई पर लगभग पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 30 से लेकर के 60 मीटर किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य ओजोन गैस पाई जाती है। और ओजोन परत किस मंडल में है? तो समताप मंडल में। इसके साथ साथ याद रखेंगे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को आपके ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता कहाँ मिलती है? ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता कहाँ पर मिलती है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, ऑप्शन बी शीतोष्ण क्षेत्रों में, ऑप्शन सी शीत क्षेत्रों में, या ऑप्शन डी सभी क्षेत्रों में समान रूप से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि जो ओजोन गैस है वह सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ओजोन गैस सर्वाधिक सघनता में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीएफसी का आविष्कार अमेरिका ने किस वर्ष किया था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी का जो आविष्कार है वह अमेरिका के द्वारा किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1929 से 21 के बीच में, और ऑप्शन बी है 30 से 31 के बीच में, ऑप्शन सी है 39 से 40 के बीच में, ऑप्शन डी है 41 से 42 के बीच में। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा आपका रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 21 से 29 हो सकता है, लेकिन 29 से 21 उल्टा नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1930 से 31 के मध्य अमेरिका के द्वारा सीएफसी का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? अब आप इसके ऑप्शन भी देख लेंगे। ऑप्शन ए 1978 में, ऑप्शन बी है 1976 में, ऑप्शन सी है 1980 में, और ऑप्शन डी है 1982 में। किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1980 में। देखिए जिस तरीके से मैंने इसे लर्न किया था वैसे ही मैं आपको भी बताना चाहूँगी। देखिए 80 में बनता है आपका 0, और जब हम 1 लिखते हैं तो 1 बनाने के लिए भी हमने वा के लिए एक 0 ही बनाना पड़ता है, उसके बाद हम लिखते हैं 1। तो 1 से क्या हो गया 1980। वन संरक्षण अधिनियम कब जो है आपका पारित किया गया? 1980 में। अब यहाँ पर ही हम जितने भी इम्पोर्टेंट आपके अधिनियम हैं उन सभी को एक बार रिकॉल करेंगे। 1974 में
1974 में आप याद रखेंगे कि जल प्रदूषण अधिनियम, इसके साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, ये दोनों ही कब आए थे? 1974 में। 1981 में बात की जाए तो वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया था? 1981 में। 1976 की बात की जाए तो आपके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। 1972 की बात की जाए तो 1972 में आया था वन्य संरक्षण अधिनियम। देखिए, वन संरक्षण अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इन दोनों में अंतर है। यदि आपसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछा जाएगा तो 1972 हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम पूछा जाएगा तो 1980 हो जाएगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981, जल संरक्षण अधिनियम 1974, पर्यावरण प्रदूषण संरक्षण अधिनियम 1974 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में। तो आई होप कि आपने सारे ही संरक्षण अधिनियम को एक बार फिर से रिकॉल कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल एक्ट पारित किया गया। तो राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1980 में, ऑप्शन बी 1988 में, ऑप्शन सी 1992 में, ऑप्शन डी 1995 में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, 1995 में राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल एक्ट पारित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? देखिए, अब वही क्वेश्चन दोबारा फिर से रिपीट होकर के आया है जो मैंने अभी अभी आपको करवाया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1970 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1975 में, ऑप्शन डी 1978 में। तो अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर आप अपना राइट आंसर कर पाएंगे कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। और वन संरक्षण अधिनियम, देखिए याद रखिएगा, वन संरक्षण अधिनियम की अगर बात की जाए तो वह आपका लागू किया गया था 1980 में। कब किया गया था? 1980 में। तो वन 1980 में और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर है 1972 में, ऑप्शन नंबर बी 1974 में, ऑप्शन नंबर सी 1976 में या ऑप्शन नंबर डी 1978 में। तो ये क्वेश्चन भी आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे क्योंकि इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1974 में। देखिए, 1974 में आपके दो अधिनियम पारित किए गए थे। पहला था आपका जल प्रदूषण अधिनियम, यानी कि जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, और दूसरा था पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम अधिनियम। पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम अधिनियम भी कब पारित किया गया था? 1974 में ही। अगला प्रश्न देखेंगे, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ऑप्शन है 1981 में, बी 1982 में, सी 1987 में या डी 1988 में। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1981 में। कौन सा आया था? वायु प्रदूषण। 1986 में कौन सा आया था? वन्य संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। सॉरी, थोड़ा सा आप ध्यान करेंगे फिर से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ? पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1980 में, बी 1982 में, सी 1986 में या डी 1988 में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1986 में। बार बार आपको रिकॉल करवा रही हूँ कि पर्यावरण संरक्षण, देखिए यहाँ पर संरक्षण शब्द नहीं लिखा है, आपको संरक्षण भी लिखा हुआ मिल सकता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन गैस पाई जाती है? तो ऑप्शन है क्षोभ मंडल में, बी आयन मंडल में, सी समताप मंडल में या डी बहिर्मंडल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है।
आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल संरक्षण की महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? ऑप्शन ए जल की उचित वितरण व्यवस्था, ऑप्शन बी अपशिष्ट जल का शोधन, ऑप्शन सी भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो यदि हमें जल का संरक्षण करना है तो हमें इनमें से कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी या सभी विधियाँ अपनानी पड़ेंगी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। देखिए, जल का उचित वितरण करेंगे यानी किस प्रकार उसका जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस तरीके से उसे यूज किया जाए। अपशिष्ट जल का शोधन यानी कि जल का रीयूज भी किया जाएगा, जल को किस प्रकार से हम रीयूज कर सकते हैं। भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग यानी कि समर वगैरह खोल देंगे तो काफ़ी देर तक खुली नहीं रहने देंगे, उसे टाइमली बंद करेंगे, अलार्म लगवाएंगे। इसके साथ साथ आप नलों को खुला नहीं छोड़ेंगे, टैब यानी आपकी टोटियाँ टपकती हुई नहीं होनी चाहिए, जल को फालतू में बहाएंगे नहीं। इस तरीके से भी हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। तो उपर्युक्त सभी विधियाँ राइट हैं। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार होती हैं ये भी टाइप कीजिएगा, क्योंकि आप अगर टाइप करेंगे तो आप उन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसके साथ साथ आपके पर्यावरण के साथ ही मनोविज्ञान की भी नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है और आधुनिक भारत की सीरीज आपकी रेगुलर चल ही रही है। तो अन्य सभी जो टॉपिक्स हैं उन्हें भी अच्छे से कवर अप करने के लिए पढ़ाई की पोथी को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और प्लीज़ पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।